हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे आज के बायोलॉजी स्पेशल क्लास में, है ना। तो आप सभी को पता है कि मैं 2-3 दिन से स्केलेटन सिस्टम बता रही हूँ। किसका बोलोगे मैम? ह्यूमन का, मानव का स्केलेटन सिस्टम बता रही हूँ। और मैंने ये भी बताया था कि जो चैप्टर है भाई थोड़ा बड़ा है ना, थोड़ा सा बड़ा है। तो पार्ट 3 तक हो चुका है। आज हमारा है पार्ट 4। किसका पार्ट 4 है? तो स्केलेटन सिस्टम का पार्ट 4 है आज। ठीक है, देखिए मैंने पहले रिब्स बता दिया था। रिब्स को हम हिंदी में पसलियां कहते हैं। हेड बता दी थी कि हमारे हेड में 29 बोन्स पाए जाते हैं, है ना। और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बता दिए थे। ठीक है, और क्या बोलते हैं, हम गठिया रोग के बारे में भी बता दिए थे। हमने गठिया रोग के बारे में ये बताया था आपको कि जो हमारा घुटना होता है ना, जो घर में क्या होता है, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, आप लोग देखे होंगे उन्हें। वो कहते हैं अरे पैर से मैं चल नहीं पा रहा है ना, मेरे पैर में क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, उठ बैठ नहीं पा रही हूँ, चल नहीं पा रही हूँ, लगता है गठिया की शिकायत तो नहीं हो गई है। लोग कहते हैं, ये अक्सर आप सभी सुने भी होंगे। तो उसमें क्या होता है, आइए देखते हैं गठिया रोग में। मैंने इस चीज को पार्ट 3 में बताया भी था, फिर एक बार रिवीजन कर दे रही हूँ। बेटा हमारा जो ये मान लीजिए हमारी ये जो बोन होती है ना, घुटने की होती है, इस बीच में हमारा साइनोबियम नामक एक द्रव पाया जाता है, एक लिक्विड होता है। किस कौन सा बोलोगे मैम? साइनोबियम नामक एक लिक्विड पाया जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा पैर ये घूमता है, मुड़ता है, जो भी हम चाहे चलता फिरता है। और यही जब सूख जाता है ना बेटा, ये जो साइनोबियम नामक जो लिक्विड होता है ये सूख जाता है यहाँ पे। तो जब सूख जाएगा तो उठो बैठोगे तो दर्द होगा ना, होता है, ये नॉर्मल सी बात है। बस यही रीजन होता है और कुछ भी अलग से नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, कोई बोले कि अरे मेरे लगता है गठिया की शिकायत हो गई है या मेरे घुटनों में दर्द है, तो बोल देना कि दादी आपके घुटनों में एक लिक्विड होता है साइनोबियम, वही खत्म हो गया, सूख चुका है, इसलिए ये चीज हो रहा है। ठीक है, डॉक्टर से जाके मिलो। ठीक है, इतना आप लोग को उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम अगर ये जो पार्ट 4 समझना है आप सभी को, तो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को आपको पढ़ना होगा। अगर नहीं पढ़ोगे बेटा तो मैं क्लियरली बोल रही हूँ कि ये चीज आपको बिल्कुल भी समझ में आने वाली नहीं है ना, किसी भी कीमत पे समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए इसको पढ़ने के पहले उसको पढ़े। तो आइए देखते हैं अस्थि कोशिका, जिसे हम इंग्लिश में बोन सेल भी कहते हैं, है ना। बोन सेल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो अस्थि कोशिका कहते हैं बोन सेल को हिंदी में। ये भाई 3 प्रकार की होती है। देखिए मैं यहाँ पे लिखी हूँ, इट इज 3 टाइप्स। हो गया ना उतना? आइए देखते हैं। आप सभी को 3 प्रकार के होते हैं, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट। ये हो गया ना? आइए देखते हैं भाई। पहली हेडिंग है ओस्टियोक्लास्ट। इसमें है भाई बोन ईटिंग सेल, है ना। बोन ईटिंग सेल मीन्स क्या होता है ओस्टियोक्लास्ट में भाई? बोन ईटिंग सेल हड्डियां सेल को खाती हैं, क्या होती हैं? सॉरी, सेल्स बोन्स को क्या करती है? खाने का काम करती है, खाती है। ठीक है, और ये किसके द्वारा भाई, किसमें होता है? तो ये होता है ओस्टियोक्लास्ट में। किसमें होता है? ओस्टियोक्लास्ट में होता है। ठीक है, और ये खराब बोन सेल को खाकर खत्म कर देती है ना। ये जो खराब बोन होती है ना, ये क्या करती हैं? सेल को खा करके फिनिश कर देती है, खत्म कर देती है, बोलती तुम हटो यहाँ से। ठीक है, तुमको यहाँ पे नहीं टिकना है। आगे देखिए ओस्टियोब्लास्ट, इसे बोन फॉर्मेटिंग सेल कहते हैं। ओस्टियोब्लास्ट, इसे बोन फॉर्मेटिंग सेल कहते हैं। यह क्या होता है भाई? ये हड्डियों का निर्माण करने वाली कोशिका होती है ना? क्या हड्डियों की निर्माण करने वाली कोशिका होती है? कौन भाई? ओस्टियोब्लास्ट, है ना। यह अस्थि मज्जा का निर्माण करती है। फॉर्मेशन मीन्स होता है निर्माण करना, फॉर्मेशन मीन्स होता है निर्माण करना। ठीक है, ये बोन्स का निर्माण करती है, हड्डियों की निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती है। कौन? ओस्टियोब्लास्ट। अगला है यह अस्थि मज्जा का भी निर्माण करती है। बोन्स के साथ साथ ना बेटा ओस्टियोब्लास्ट जो है वो अस्थि मज्जा का भी निर्माण करती है। ठीक है, अगला देखिए ओस्टियोसाइट, यह बोन को परिपक्व भी बनाता है। ओस्टियोसाइट जो होता है ना,
यह बोन को या हड्डी को क्या करता है बोलोगे मैम? ये हड्डी को परिपक्व भी बनाता है। ठीक है, परिपक्व मतलब जानते हो, मेच्योर बनाता है। ठीक है, मेच्योर बनाता है, परिपक्व। लोग कहते हैं ना, अरे फलाने का लड़का मैच्योर हो गया है ना, एडल्ट को लोग कहते हैं गांव में, तो वही यानी उसका मतलब होता है परिपक्व। ठीक है, इसे मेचर सेल भी कहते हैं। किसे भाई? मैम ओस्टियोसाइट को मेचर सेल भी कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ये सब कुछ जानना है तो पार्ट 3 पढ़ो। मैं बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ। ठीक है, और अगर अच्छा लग रहा हो ये तो अपने दोस्तों के पास प्लीज कृपया करके आप लोग शेयर करते रहो। ठीक है, और जो चीज समझ में ना आए कमेंट में पूछना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, बोन मैरो यानी बोन मैरो को हम हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। क्या कहते हैं बोलोगे मैम? बोन मैरो को हम हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। ठीक है, अस्थि मज्जा के बारे में भी मैं पार्ट 3 में डिटेल बता चुकी हूँ। यह भी हड्डियों के अंदर पाया जाता है। क्या? बोन मैरो ये भी हड्डियों के अंदर पाए जाने वाला एक स्पंजी मुलायम टिश्यू है। अच्छा जी, टिश्यू टिश्यू को हम हिंदी में ऊतक कहते हैं, है ना। अगर इसके बारे में भी जानना है आप लोग को टिश्यू, तो बेटा मैं टिश्यू के बारे में भी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, जाके टिश्यू वाला भी चैप्टर ओपन करके आप सभी देख सकते हो। ठीक है, टिश्यू के बारे में भी मैं डिटेल बता चुकी हूँ। फिलहाल ये देखते हैं, ये अभी हड्डियों के अंदर पाया जाने वाला एक स्पंजी मीन्स क्या होता है? हाँ बताओगे? स्पंजी मीन्स होता है बेटा गद्दीदार। जैसे क्या होता है, सोफा होता है ना, सोफा उस पे बैठते हो तो धस जाता है फिर उठ जाता है, धसता है फिर उठता है, होता है ना, उसे हम स्पंजी कहते हैं, यानी गद्दीदार। स्पंजी मीन्स गद्दीदार। और मुलायम होता है, मुलायम कोमल होता है। क्या? ऊतक, है ना। देखिए, ये भी हड्डियों के अंदर पाए जाने वाला एक स्पंजी मुलायम टिश्यू है। हड्डियों के अंदर पाए जाने वाला स्पंजी मुलायम क्या है बोलोगे मैम? ऊतक है। ठीक, आगे देखिए, एग्जाम्पल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, है ना, प्लेटलेट। इसके बाद इसी का नंबर है, इस चैप्टर के बाद एक्सक्रीशन पढ़ाएंगे, है ना, यानी उत्सर्जी तंत्र। इसके बाद बेटा हम आरएनए, डीएनए, प्लेटलेट्स सब चीजों के बारे में बताएंगे। एक एक चीज के बारे में मैं इस बायोलॉजी स्पेशल में सब कुछ पढ़ाऊंगी, वो जूलॉजी का हो या बॉटनी का हो, दोनों। ठीक है, बस आप लोग क्या करिए, जुड़े रहिए इस चैनल से। देखिए, आरबीसी को हम कहते हैं रेड ब्लड कार्पोसेल्स। आरबीसी को हम कहते हैं रेड ब्लड कार्पोसेल्स। डब्ल्यूबीसी को हम लोग कहते हैं व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, है ना, यानी लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका। ठीक है, देखिए इसको हम आगे बढ़ाएंगे डिटेल में। फिलहाल इतना देख लीजिए कि बोन अस्थि मज्जा में इन सबों का कार्य क्या होता है बेटा। तो आरबीसी ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। आरबीसी क्या करता है, वो बोन मैरो में ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है, तथा डब्ल्यूबीसी संक्रमण से लड़ती है। डब्ल्यूबीसी क्या करती है, बोन मैरो में जा करके जितने भी संक्रमण होते हैं उन सबों से फाइट करती है, लड़ती है। ठीक है, अब हम आपको एंटीबॉडी, एंटीजन, इन सभी के बारे में आगे बताएंगे। अगला है प्लेटलेट्स। अच्छा देखो, जिसका प्लेटलेट्स जो होता है इसके बारे में भी हम आगे बताएंगे, बट थोड़ा देख लीजिए। इन तीनों का ना जीवन काल एक निश्चित समय वाला होता है। ठीक है, तीनों का आगे बताएंगे। और प्लेटलेट जिसके बॉडी में कम होता है ना, उसको चक्कर आता है, सुस्ती आती है, मतलब बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, देखो ब्लड को थक्का जमाने में भी मदद करता है। प्लेटलेट बहुत खतरनाक है ना। जब थोड़ा सुस्ती उस्ती महसूस हो ना, थोड़ा ये लगे कि हाँ चलने में प्रॉब्लम हो रही, जाके जल्दी से जांच करवा लो, वरना ज्यादा कम हो गया ना तो निपट लोगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, ये हमारे ब्लड को थक्का जमा देता है, लिक्विड रूप में नहीं छोड़ता, बोलता है तू जमा देता है थक्के के रूप में। ठीक है, इसलिए बीमारी के साथ मजाक नहीं करना। बोन मैरो जिसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं, ये चीज यही वाला है, ऑक्सीजन का निर्माण करता है। ठीक है,
बोन मैरो ऑक्सीजन का निर्माण करता है, ठीक है, और ये तभी तो आरबीसी ऑक्सीजन को लेकर जाती है, ठीक है। बोन मैरो ऑक्सीजन का निर्माण करता है तभी तो आरबीसी ऑक्सीजन को क्या करती है, लेके जाती है अदर बॉडी में। देखिए अस्थियों के बीच एक जालीनुमा संरचना को बोन मैरो कहते हैं। जो अस्थियों के बीच एक जालीनुमा संरचना होती है ना, क्या होती है, एक जालीनुमा संरचना होती है। यहाँ पे लिखी हूँ मैं, साफ साफ देख सकते हैं आप सभी, एक जालीनुमा संरचना होती है और उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, बोन मैरो, अस्थि मज्जा कहते हैं, ठीक है। कोई पूछ देगा क्वेश्चन में कि अस्थि मज्जा कैसी होती है, कहाँ होती है, किस संरचना की होती है, तो आप लोग बोल सकते हो कि अस्थियों के बीच एक जालीनुमा संरचना होती है जिसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं, ठीक है। अगला है हेडिंग संधि, ज्वाइंट। हिंदी व्याकरण का संधि मत समझना, ठीक है, हिंदी व्याकरण का संधि मत समझना। ये क्या है, इसमें दो या दो से अधिक बोन्स जब आपस में चिपकते हैं ना, क्या होता है, दो या दो से अधिक बोन्स जब आपस में चिपकते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट यानी संधि कहते हैं, ठीक है। ये ज्वाइंट वाले स्थान पर एक खाली जगह होती है, ज्वाइंट वाले स्थान पर एक खाली जगह होती है, यानी क्या होती है, ज्वाइंट वाले स्थान पर एक खाली गुहा होती है, जगह को हम गुहा भी कहते हैं, ठीक है। एक गुहा होती है जिसे हम साइनोबियम कहते हैं, यानी मान लीजिए मैं, अच्छा साइनोबियल, हाँ मैं पहले बताई हूँ, ये घुटना हो गया, यहाँ पे साइबोनियम एक लिक्विड पाया जाता है, बताई हूँ ना मैं, स्टार्टिंग में भी बताई हूँ, पार्ट 3 में भी बताई हूँ, ये होता है, ठीक है। और इसे सूख जाएगा तो गठिया रोग हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस यहाँ है कि यहाँ पे क्या होता है, साइनोबियम एक लिक्विड होता है ना, तो जब ये नहीं रहता तो ये खाली तो होगा, जब ये सूख जाएगा तो ये खाली हो जाएगा, है ना। और इसी खाली जगह को क्या कहते हैं, हम ज्वाइंट कहते हैं, क्योंकि ये चिपकेगा नहीं, है ना, जब ये चिपक जाएगा एक दूसरे से तो ये ज्वाइंट हो जाएगा, है ना, एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएगा। अगला देखिए ज्वाइंट, भाई संधि के टाइप्स, संधि तो 3 प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है, कौन कौन, पूर्ण संधि, अपूर्ण संधि और अचल संधि। कौन कौन, अचल संधि, अपूर्ण संधि, पूर्ण संधि, ठीक। अब देखिए ये दोनों तो अकेले रहती है, इन सबको कोई दिक्कत नहीं अकेले रहने में, किसको, अचल संधि और अपूर्ण संधि को अकेले रहने में फिलहाल कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत किसको है, पूर्ण संधि को। देख लो ये अपूर्ण है, अधूरा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ये अचल है ना, इसको भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पूरी है, इसको है भाई। और वैसे भी सब तो अकेले अकेले है ही, कोई है नहीं, तो ये पूर्ण यानी पूरा है। तो पूर्ण संधि भाई कितने प्रकार की होती है, बोलोगे मैम पूर्ण संधि हमारे 5 प्रकार की होती है, कौन कौन, कंदक खली, क्या, कंदक खली, दूसरा है कब्जा, तीसरा है खुटी, क्या है, खुटी, चौथा है ग्लिडिंग, 5वां है सैडल, है ना। एक बार फिर देख लो, ज्वाइंट यानी संधि 3 प्रकार की होती है, अचल संधि, अपूर्ण संधि, पूर्ण संधि। पूर्ण संधि 5 प्रकार की होती है, कंदक खली, कब्जा, खुटी, ग्लिडिंग, सैंडल, है ना, सैडल। अगला है देखिए अचल संधि, किसको पढ़ेंगे, अचल संधि। अचल संधि किसे कहते हैं, है ना, यह संधि को अचल संधि को इंग्लिश में बेटा हम इम्प्रूवेबल ज्वाइंट कहते हैं। देखो अचल संधि को हम इंग्लिश में इम्प्रोबल ज्वाइंट कहते हैं, और यह संधि को फिक्स या रेशेदार संधि कहते हैं। इस संधि, अचल संधि को हम और किस नाम से जानते हैं, बोलोगे मैम अचल संधि को हम फिक्स संधि या रेशेदार संधि के नाम से भी हम जानते हैं। ये थोड़ा भी मूवमेंट नहीं करता, ये अचल का मतलब चलेगा ही नहीं, रुका रहेगा कि मैं जहाँ हूँ वहीं पे रहूंगा, मुझे हिलाने की कोई भी कोशिश मत करना, सोच लो, है ना, बोलता है मुझे कोई भी हिलाने की कोशिश मत करना, वरना हमको गुस्सा आ गई तो तुम सभी समझ सकते हो आगे कि तुम्हारा क्या होगा। तो वही है, ये थोड़ा भी मूवमेंट नहीं करता है, बहुत कामचोर है, चलना भी नहीं चाहता। यह खोपड़ी तथा दांत में पाया जाता है। अच्छा जी, देख लो अचल संधि, ये हमारे इस खोपड़ी में,
है ना। मैं खोपड़ी के बारे में भी कल बताई थी कि ईयर को हम खोपड़ी में ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। खोपड़ी ये होती है कान का, बोन्स हम अलग काउंट करके बताते कि 6 होता है, ठीक है। मिस ट्रिक भी बताए थे MIS करके, आप लोग देख लीजिएगा। तो यह खोपड़ी तथा दांत में हमारे पाया जाता है। खोपड़ी और दांत में पाया जाता है, कौन बोलोगे मैम? अचल संधि, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, हो गया ना उतना। हम लोग को पॉइंट नंबर 1 जो था अचल संधि था, हम उसमें बताए थे आप सभी को कि वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता, स्थिर रहता है, बैठा रहता है, हिलता डुलता नहीं है, बहुत काम चोर होता है, मैं बताई हूँ ना। अगला है भाई हमारा पॉइंट नंबर 2 अपूर्ण संधि। क्या है अपूर्ण संधि? इसमें देखो ये थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करता है, क्या करता है? ये थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करता है ना। और जैसे एग्जांपल में भाई हमारी पसली, पसली को हम इंग्लिश में रिब्स कहते हैं, बैकबोन को हम बेटा बोलोगे मैम इसको अस्थि मज्जा कहता है ना। क्या अपूर्ण संधि में क्या होता है? ये थोड़ा थोड़ा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मोमेंट करता है, जैसे कि पसली आ गई जिसे हम इंग्लिश में रिब्स कहते हैं, अस्थि मज्जा आ गया जिसे इंग्लिश में हम बोन मैरो कहते हैं। तो इसमें क्या है बेटा, सॉरी बैकबोन, ठीक है, अस्थि मज्जा नहीं होगा, बैकबोन, ठीक है। ये क्या करता है? ये थोड़ा थोड़ा क्यों हिलता है? पसली को देखियो कभी ऐसे ऐसे लहराते हैं, नहीं लहराता है ना, थोड़ा थोड़ा मोमेंट केवल करता है। अगला है हमारा पूर्ण संधि, इसे हम फ्रिकली ज्वाइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिकली ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है। देखिए यह विभिन्न दिशा में गति प्रदान करता है, कौन? पूर्ण संधि। ये पूरा है भाई, इसमें कुछ की कमी नहीं है। ये सभी दिशा में यानी विभिन्न विभिन्न अलग अलग दिशाओं में क्या करता है बेटा? ये अलग अलग दिशाओं में गति प्रदान करता है, कौन? कौन बोलोगे मैम? पूर्ण संधि। यह 5 प्रकार के होते हैं, वही फिर आ गया 5 प्रकार में, कौन? कंदुक, खली, कब्जा, खुटी, ग्लीडिंग, सेडल, ठीक है। इतना हो गया। चलिए स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कशेरुकी में बहिकंकाल नहीं होता है, ये इस चीज का आंसर वही लोग दे पाएंगे जो भाई हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पढ़े होंगे, ठीक है। तो कशेरुकी में बहिकंकाल नहीं होता है भाई, बोलोगे मैम उभयचर। किसका उभयचर? जिसकी इंग्लिश में हम बोलते हैं एम्फीबिया, है ना। क्या बोलते हैं? एम्फीबिया, ठीक है। और मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कुल कितनी होती है? पार्ट 3 में तो बताई हूँ, और आज जो मैं पढ़ाई हूँ उसी में भी बताई हूँ। कान अलग रहता है, खोपड़ी अलग रहती है। खोपड़ी की संख्या, कान की संख्या 6 होती है, 3 इसमें, है ना। नाम 3 होती है, कौन नाम क्या है? तो मैं बताई हूँ मिस MIS, ठीक है। तो इसमें तो मनुष्य की खोपड़ी संख्या कितनी हुई? 29, क्या है? 29। पसलियां कितने अस्थियों से बनी होती है ना। पसलियां कितने अस्थियों से बनी होती है मैम? 24। कितनी अस्थियों से बनी होती है बेटा? मैम 24 अस्थियों से बनी होती है, ठीक है। बोन किन किन सेल से बना होता है? हाँ, पॉइंट नंबर 4 है बोन किन किन कोशिकाओं से बना होता है? लो मीजो बोल देना मैम, मीजोकाइमा से बना होता है। बोन हमारा किस सेल से बना होता है? अरे मीजोकाइमा सेल से तो बना होता है, ठीक है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि, ये तो मैं स्टार्टिंग से पढ़ा रही हूँ, पहला चैप्टर जब मेरा था बेटा सेल, तब से मैं बता रही हूँ। बॉडी की सबसे छोटी हड्डी, बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी, है ना। तो बेटा क्या है? फीमर। क्या है? फीमर, जो किसमें पाई जाती है? जांग में, जिसकी लेंथ क्या होती है? 48 सेंटीमीटर लेंथ, है ना। क्या होती है मानव शरीर में? सब एक बार देख लीजिए, कशेरुकी में बहिकंकाल नहीं होता है, किसमें? कशेरुकी में बहिकंकाल किसमें नहीं होता है? एम्फीबिया, है ना। हम लोग के ऊपर थोड़ी ना है, वो तो तिलचट्टा वगैरह के ऊपर होता है ना, मैं तो पढ़ाई हूँ स्टार्टिंग में। देख लो, मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 29 मैम, 29। पसलियां कितने अस्थि से बनी होती है? 24, 24। बोन किन किन सेल से बना होता है? मीजोकाइमा, क्या? मीजोकाइमा।
मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी? फीमर, जो हमारे जांघ में पाई जाती है, जिसकी लंबाई 48 सेंटीमीटर लंबाई होती है। ठीक है, देखो ये चैप्टर आज यहीं पे समाप्त हुआ। अगला चैप्टर हम कल आप लोग को पढ़ाएंगे एक्सक्रीशन, जिसे उत्सर्जी तंत्र कहते हैं। उत्सर्जी तंत्र का मतलब होता है बेटा वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला, आउट ऑफ बॉडी करना, यानी खराब पदार्थ को हम अपने बॉडी के अंदर करते हैं। ठीक है, तो आप लोग कल का सेशन देखना बिल्कुल मत भूलें, इसलिए क्योंकि हम एक्सक्रीशन उत्सर्जी तंत्र में ये बताएंगे मूत्र का रंग पीला क्यों होता है ना, किडनी में पथरी कैसे होती है, जब हम लैट्रिन जाते हैं तो उसका रंग पीला क्यों होता है ना, किडनी का कार्य क्या होता है, किडनी ब्लड को कैसे छानती है, ब्लड को कैसे साफ करती है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट लेके हम कल आ रहे हैं आप लोगों के पास। ठीक है, तो कल का सेशन देखना तो बिल्कुल मत भूलें। और मैं पहले ही बोली हूँ कि जो बायोलॉजी सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि हमारे आसपास रहने वाली चीजों के बारे में बताता है, जैसे मानो हमारे बॉडी के बारे में बताता है, पेड़ पौधों बॉडी में जाओगे आप तभी तो पेड़ पौधों के बारे में बताएगा, जंतुओं के बारे में बताएगा, है ना, जिसे समझने में हमें आसानी होती है। ठीक है, तो अगर जो भी इस चैप्टर में स्केलेटल सिस्टम में जो कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इस हमारे सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है, और ऐसे ही आप सभी का सहयोग बना रहेगा तो मैं बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट लेके आप सभी के सामने आती रहूंगी। धन्यवाद।